नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे, जैसा कि अभी मौसम भी चल रहा है डेंगू का, मलेरिया का, चिकनगुनिया का। तो इन तमाम जो बीमारियां हैं उसमें जांच बड़ा आवश्यक होता है। तो जांच किन किन समय पर कब कब और कैसे कराना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है शहर की नामी गिरामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा सहाय जी को। मैडम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहेंगे कि डेंगू सहित जितनी भी मच्छर जनित बीमारियां हैं उसमें कौन कौन सी जांच जरूरी है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे जांच अवेलेबल है मार्केट में, जैसे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम लोग कहते हैं कार्ड टेस्ट होता जी। है। ठीक है, फिर होता है आपका अलाइजा बेस्ड टेस्ट, फिर होता है आपका एक कल्चर, वायरस का कल्चर और पीसीआर बेस्ड टेस्ट। तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट तो है वो आपको 15 से 25 मिनट में बता देगा कि आपको डेंगू है कि नहीं या चिकनगुनिया है कि नहीं। लेकिन उसकी उसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है ना, वो अभी मतलब अच्छे से उसका प्रमाण नहीं मिला है हम लोग को कि वो 100% सेंसिटिव या स्पेसिफिक है कि नहीं। सेंसिटिव का मतलब कि सही से बता सके कि वो बीमारी है, और स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि सही से बता सके कि वो बीमारी नहीं है, कुछ जी। और है। तो अभी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का जितना भी किट्स आया ना, उसका ये प्रमाण हमें मिला नहीं है, जी। लेकिन बहुत सारे लैब्स में चलता है वो। ठीक है, एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। जी। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो आपका अलाइजा है, जिसको आईजीएम कैप्चर अलाइजा बोलते हैं, मैक अलाइजा। जी। वो आपको NS1 एंटीजन और आईजीएम दोनों के जांच के लिए अवेलेबल है, और उसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी दोनों अच्छी है। जी। इसके अलावा आपका वायरल कल्चर हो गया, लेकिन वायरल कल्चर हर जगह होता नहीं है, वो देश में किन्हीं सेंटरों में होता है, उसमें टाइम भी लगता है, एक हफ्ता 10 दिन 14 दिन लगता है। और फिर पीसीआर बेस्ड टेस्ट है। जी। पीसीआर बेस्ड टेस्ट जैसे हम कोविड के लिए आरटी-पीसीआर करते थे, वैसे ही पीसीआर बेस्ड टेस्ट इसके लिए भी अवेलेबल जी। है। जी। एक तो सबसे बड़ा जो लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि वो लोग बीमार पड़ते हैं और तुरंत जांच कराने के लिए चले जाते हैं। हाँ। तो एक तो क्या ये मानक है कि जांच मतलब वायरल हो या बैक्टीरियल हो कब कराएं, और कौन सी जांच प्रारंभिक स्तर पे करा लेनी चाहिए? तो जैसे कि अगर हम डेंगू की बात कर रहे हैं, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज। ठीक है, मतलब कि इन्फेक्शन होने के 2 से 7 दिन के बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो जब आपको सिम्टम्स आते हैं, तो पहला 1 से 5 दिन तक जब आप जांच कराएंगे, तब NS1 एंटीजन की जांच करानी चाहिए, वो पॉजिटिव आता है। जी। ठीक है, वो एंटीजन है जो वायरस में प्रेजेंट होता है, तो वो आप जांच कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा। और बॉडी में एंटीबॉडी जो बनती है ना, वो कुछ दिन के बाद बनती है। वायरस या बैक्टीरिया घुसा, उसके कुछ दिन के बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है। तो एंटीबॉडी जब हम जांच करते हैं, आईजीएम एंटीबॉडी, वो 5 दिन या 7 दिन के बाद जांच करें, तब पॉजिटिव आएगी। जी। अच्छा, जांच में ये जो जांच कितना कारगर है इलाज में, यानी कि ट्रीटमेंट में? अगर हम बात करें कि अगर किसी को वायरल हो, बैक्टीरियल बीमारी हो या कुछ भी बीमारी हो गया, तो कितना कारगर और कितना सहायक है एक डॉक्टर के लिए दवा लिखने के लिए? नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि आप पेशेंट आया, ठीक है, जी। उसको सिम्टम्स है, या कभी कभी डेंगू में ऐसा भी होता है ना कि सारे पेशेंट्स क्रिटिकल तो नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ नॉन क्रिटिकल भी होते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना, प्लेटलेट्स देना है या नहीं देना है, या उसको फ्लूइड्स चढ़ाना है कि नहीं। तो आप जांच करके आपको जब पता चल जाता है कि हाँ ये पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल अगर हम डेंगू की ही बात करें, पॉजिटिव है, तो हम लोग को उसका प्लेटलेट्स मॉनिटर करते रहना है। हम लोग को पता रखना चाहिए कि उसका क्या हिमेटोक्रिट वैल्यू है, ताकि हम उसी हिसाब से उसको जांच दे सकें। क्योंकि देखिए, जब प्रारंभिक स्टेज आता है ना, फर्स्ट फेब्राइल इलनेस वाला स्टेज आता है, जो 1 से 3 दिन तक रहता है, उसमें सिर्फ फीवर होता है। उसमें से 10% पेशेंट्स, 5 to 10% पेशेंट्स क्रिटिकल फेज में जाते हैं। तो हम लोग को उस पहले 3 से 4 दिन में तो आपको जांच करके देखते ही रहना पड़ेगा, प्लेटलेट्स ठीक है कि नहीं, हिमेटोक्रिट वैल्यू ठीक है कि नहीं, वरना वो पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट में तब्दील हो सकता है। जी। इसलिए इम्पोर्टेंट है। जी। और अगर प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात, बड़ा आजकल बड़ा वैभोग है कि प्लेटलेट्स की कमी, तो कब आदमी को प्लेटलेट्स चढ़ाने की नौबत आ जाती देखिए, है? इसमें ना कोई ऐसा वो नहीं आया है अभी तक, एक बोलते गाइडलाइन नहीं आया कि इससे कम में प्लेटलेट चढ़ाना, क्योंकि हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो किसी में अगर 50,000 प्लेटलेट है तो उसमें ब्लीडिंग होता है, किसी का 20,000 से कम है तब ब्लीडिंग होता है, किसी का 80,000 है तब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिर्फ 50,000 से कम में लोग बोलते हैं कि प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है आपको। जी। एक और इन्हीं वायरस और बैक्टीरियल के साथ साथ एक स्वाइन फ्लू की जांच जो बीमारी भी है, वो कितना अभी मतलब लोगों में है, अब मतलब समाज में फैला है, और कितना ज़रूरी है? देखिए, स्वाइन फ्लू मुझे लगता है रांची में
ऑलमोस्ट डेंगू जितना ही फैला हुआ है, बिकॉज हर दिन हमारे पास 3 से 4 पेशेंट्स आते हैं, उसमें 50% पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू उससे ज़्यादा H3N2 जो स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा ए का, ये सब तो इन्फ्लुएंजा के ही स्ट्रेन्स हैं, तो इन्फ्लुएंजा ए का जो H3N2 स्ट्रेन है वो इस बार बहुत प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, तो हमें लगता है कि H3N2 और स्वाइन फ्लू में डिफरेंस है, स्वाइन फ्लू वाले ज़्यादा सीरियस है, ऐसा बात नहीं है। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे आप डायबिटिक है, आजकल तो मोस्टली सब डायबिटिक रहते हैं, या कोई भी हाइपरटेंशन है, वैसे पेशेंट्स में H3N2 भी जानलेवा हो सकता है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैसे पेशेंट्स को आपको आइसोलेट करके रखना, ताकि घर में किसी को या और किसी को वो इन्फेक्शन ना हो पाए। एक मैडम और जानना चाहेंगे कि जैसे कि वायरस और बैक्टीरियल, ये दोनों कई बीमारी में ये दोनों कॉमन भी होता है। जैसे निमोनिया शायद बैक्टीरियल और वायरस भी हो सकता है। तो ये कब आदमी को निमोनिया कितना खतरनाक होता है और कौन सी जांच करानी चाहिए, और क्या प्रोटोकॉल क्या है इस दोनों बीमारियों का जांच? देखिए, अभी क्या हो गया ना, जैसे आपका निमोनिया हुआ या इंसेफेलाइटिस हुआ जो ब्रेन का होता है, मेनिंजाइटिस हुआ या पेट का कोई इन्फेक्शन हुआ, वो सब आपका बैक्टीरियल भी कॉज हो सकता है और वायरस भी कॉज हो सकता है, फंगस भी कॉज हो सकता है। तो बैक्टीरियल जो होता है ना, वो आपको उसमें आपका WBC टोटल काउंट्स जो हम लोग बोलते हैं वो बहुत जल्दी राइज करता है। ठीक है, और भी मार्कर्स है प्रोकैल्सिटोनिन वगैरह, वो भी जल्दी राइज करता है। वायरल डिजीजेस में ये सब जल्दी राइज नहीं करता। अगर आप टेस्ट कराएंगे, किसी पेशेंट को निमोनिया है, आप टेस्ट कराएंगे, अगर आप उसका काउंट्स देखेंगे, CBC कराएंगे, देखेंगे टोटल काउंट्स WBC वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा रेज्ड है, CRP बहुत ज़्यादा रेज्ड है, तो आप इंडिकेट करता है कि ये, या प्रोकैल बहुत ज़्यादा रेज्ड है, तो ये बैक्टीरियल है। लेकिन वही अगर टोटल काउंट्स थोड़ा कम है या नॉर्मल के करीब है और प्रोकैल उसमें इंक्रीज नहीं होता, तो वो सब वायरल है। लेकिन पेशेंट सिम्टोमेटिक है, पेशेंट को फीवर चल रहा है, पेशेंट को खांसी है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सारे सिम्टम्स प्रेजेंट है, लेकिन आपको बैक्टीरियल की तरफ वो सिग्निफाई नहीं कर रहा है, वायरल की तरफ सिग्निफाई कर रहा है। तो ये दोनों ही कॉजेज हो सकते हैं सारे ही बैक्टीरिया का। तो कुछ टेस्ट है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियल हो सकता है या ये वायरल हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर के सलाह पे आप कैसे करा सकते हैं। मैम, आजकल डायग्नोस्टिक भी बहुत इंक्रीज किया है, तमाम अत्याधुनिक मशीनें भी आ गई हैं। अब तो महानगरों में जांच जो है 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जा रहा है। शायद हम झारखंड में भी पीछे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ये सुविधा भी मिलने लगे। तो क्या ये मतलब इसकी मतलब एक्यूरेसी कितनी अच्छी होगी और क्या है इसके बारे में? तो जो इस मशीन की हम बात कर रहे हैं वो मशीन बाहर की मशीन है, वो इंडिया में बनती नहीं है, वो बाहर की मशीन है। और जैसे दिल्ली और जितने अदर मेट्रोज है, वहाँ पर क्या होता है कि आपके इन्फेक्टिव पेशेंट्स आए, किसी फीवर के साथ आए या किसी भी इन्फेक्शन के साथ आए, तो वो सबसे पहले उस जांच के लिए भेजते हैं। उस जांच में 45 मिनट्स to 1 आवर लगता है। ठीक है, अब एक ही टेस्ट में आपको कम से कम 15 से 20 बैक्टीरिया, 15 से 20 वायरसेस, फंगस, सबका आपको डिटेल मिल जाता है। तो आपको पता चल जाता है जब तक पेशेंट आपके पास आया 2 घंटे के अंदर कि आप पेशेंट को क्या चीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे, आप उसको कहाँ पर रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे कि जनरल वार्ड में रखेंगे, या उसको एडमिट करने की ज़रूरत है या घर भेजने की ज़रूरत है। उससे क्या फ़ायदा है, एक तो पेशेंट का एडमिशन आपका कम रहेगा, तो मतलब इन द सेंस कि पेशेंट का पैसा आप बचा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि जांच का रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लगते हैं, तो आप 3-4 दिन तक कुछ एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फिर पता चल कि वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, तब फिर आप वायरल शुरू करते हैं, तो पैसों में जो पैसे आपकी दवाई में गए उसका भी खर्चा बचा। तो एक जांच से आप पेशेंट को बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। और हमको लगता है कि ट्रीटमेंट में भी काफी मदद मिलता होगा। बिल्कुल, आप मतलब पिन पॉइंट हो गया ना, वो PCR टेस्ट है। ठीक है, तो PCR तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बहुत सारे चीजों के लिए। तो आपको पता चल गया कि अच्छा इसको इस बैक्टीरिया या इस वायरस से है। ठीक है, तो आप उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी तक अभी क्या होता है, पेशेंट आता है, आप जांच के लिए देते हैं, 4 दिन लगता है, तब तक आप कुछ दे रहे हैं पेशेंट को, अभी आप कंफर्म नहीं कि क्या है, फिर 4 दिन के बाद आपने ट्रीटमेंट चेंज की, तो उसमें आपको आप पिन पॉइंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट को। और अगर बात करें कि जांच की कीमत पर, तो क्या वो बढ़ेगा अगर ये सामान्य जांच से? बात है कि मेट्रोज में तो इसका दाम ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अपने शहर में लाते हैं तो हम अपने शहर के लोगों के अनुसार ही उसका प्राइस वो करेंगे, उनके हिसाब से, बिकॉज प्राइमरी बेनिफिट पेशेंट्स को होना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल और लोगों में दुविधा भी हम देखने को मिलता है या सुनने को अक्सर मिल जाता है कि आज हमने एक जांच कराया एक लैब में,
तो पॉजिटिव आया, फिर मुझे लगा कि नहीं अब दूसरे लैब में भी एक बार करा लेना चाहिए। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नहीं लग रहा है कि ये रिपोर्ट थोड़ा सा डाउटफुल है, आप एक दूसरे में क्रॉस करा लीजिए। तो ये क्यों ऐसा होता है, वजह क्या है मैम? देखिए क्या होता है ना कि कुछ कुछ बीमारियों में अगर आप सेम डे 3-4 लैब अलग अलग लैब में या 2 लैब में कराएंगे तब सेम रिपोर्ट आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पहला दिन एक लैब में कराए, उसके बाद दूसरे लैब में कराने के लिए 2-3 दिन रुक कर कराया, फिर तीसरे में फिर 2-3 दिन रुक कर कराया, तो वो डिफरेंस आ सकता है। पहला बात ये हो गया। दूसरी बात ये होगी कि मशीन टू मशीन भी रिजल्ट्स डिफर करता है। आपके लैब में कौन सी मशीन है, आपका मतलब लैब का सारा कुछ मेंटेन्ड है कि नहीं, अच्छा मशीन है, खराब मशीन, लोकल मशीन, उस पर भी सब डिपेंड करता है। और कैसे सैंपल कलेक्ट किया गया इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड के समय का बात करें तो ऐसा होता था कभी एक लैब में पॉजिटिव आया, दूसरे में नेगेटिव आया, तो उसमें क्या होता है कि नाक से और थ्रोट से स्वॉब लेना होता था। तो जो आपका स्वॉब ले रहा है वो कितने अच्छे से उसको ले रहा है उस पर डिपेंड करता है, अंदर तक घुसा कर ले रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर बाहर घुसाकर पूरा अंदर नहीं गया तब तो आपका नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो किसी लैब में अच्छे से लिया गया, वहाँ पॉजिटिव आ गया, और कहीं पर ठीक से नहीं लिया गया तो वहाँ नेगेटिव आ गया। तो उस सब चीज़ पर भी डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि शायद ये जो लेने के लिए जो सैंपल होता है उसका तरीका भी कुछ सही होना चाहिए। मैम एक तो बात करेंगे, जैसे हम लोग बात ही कर रहे हैं, आप एक महिला डॉक्टर भी हैं, तो एक महिलाओं से जो संबंधित जो बीमारी है, जो सर्वाइकल कैंसर, ये बड़ी बीमारी बनती जा रही है महिलाओं में, सेकंड बिगेस्ट इन इंडिया। तो हम इसके लिए क्या करें? पहला तो कौन सी जांच करा लें टाइम टू टाइम, और कब कराना चाहिए महिलाओं को, इसके बारे में देखिए अभी तो ये सर्वाइकल कैंसर जो है ये ओनली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, कैंसर है। मतलब एक ही ऐसा आज तक कैंसर हुआ है जिसको वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल उसमें इसको अब ऐड भी करा है। इंडिया का वैक्सीन भी निकलने वाला आई थिंक अक्टूबर में, ठीक है, जो सस्ता होगा। अभी फॉरेन वाला गार्डासिल अवेलेबल है, ठीक है, वो थोड़ा महंगा है लेकिन अवेलेबल है। तो 9 से लेकर 15 साल के जो बच्चे उनको 2 डोज, और 15 साल के बाद वाले बच्चों को 3 डोज की जरूरत होती है। लाइफ टाइम के लिए आप सिक्योर हो जाइएगा। जिन्होंने नहीं लिया है वैक्सीन, जो उससे बड़े हो गए हैं, वो 40 इयर्स या 35 इयर्स के बाद पैप स्मीयर करा सकते हैं रेगुलरली, हर साल में एक बार या 2 साल में एक बार। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं। अगर एबनॉर्मेलिटी है तो फिर फर्दर टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सब जानकारी तो दे ही रही। एक चीज़ और हम चाहेंगे जाते जाते, आप तो डॉक्टर ही हैं, एक स्वस्थ जीवन शैली, मतलब एक महिलाओं के लिए, एक आम सामान्य व्यक्ति के लिए क्या होनी चाहिए जिससे बीमारी की चपेट में ही लोग ना आए? देखिए आजकल क्या ट्रेंड हो गया ना, इंडिया क्यों ऐसा हो गया कि यहाँ डायबिटिक्स इतने ज़्यादा हो गया है, हाइपरटेंसिव इतने ज़्यादा हो गए, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम लोग ना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरत है। मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, खान पान पर ध्यान, ठीक है, ये चीज़ बेसिक्स, और सोना, ये 4 चीज़ बेसिक अगर आदमी ठीक कर लेना तो बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी जो है वो डायबिटीज़ है। एक बार डायबिटीज़ हो गई तो आप यू आर प्रोन टू ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। तो अपने आप को उस कैटेगरी में लाना ही क्यों है, उसको वहाँ आने से पहले ही मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेज करना है, स्लीप मैनेज करना है, एक्सरसाइज और आपका खान पान, ये अगर मैनेज हो जाएगा तो सारी बीमारियां खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगी बहुत हद तक। जी, तो आपने देखा कि मैडम ने कितनी बारीकी से हम लोगों को अवॉइड किया है, जानकारी दी है कि डेंगू, मलेरिया, इन सब जो बीमारियां हैं उनमें कब हमें जांच कराना चाहिए, और जांच अगर समय पर हो जाए और समय पर रिजल्ट आ जाए तो डॉक्टर के लिए भी ट्रीटमेंट करना आसान होता है। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।